तो मेरा जो मैकेनिकल वर्क है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एडवांस लेवल का केस है जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, और ये इंटीग्रेशन तो भाई औकात के बाहर सा लग रहा है अपने को। तो यहाँ से अपन टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा ये पार्टी तो है अपना स्लोप। फाइनली इसके साथ अपन वीडियो के बेस्ट पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत शानदार एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करने वाला हूँ जिसके बेसिस पे यूएस मरीन का एक जहाज भी चलता है जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत हैवी मिसाइल्स को भी फायर किया जाता है। इसके बारे में आप जरूर से पढ़ना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो सवाल बेसिकली ऐसा होता है कि दो रेल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब लाइंस है, रेल लाइन टाइप की है, उस पे एक रॉड रखी हुई है और इस रॉड को अपन v कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि क्या क्या यहाँ पे होगा, कैसे हम चला सकते हैं, इस रॉड का रेसिस्टेंस भी अपन को दिया है, क्या चीजें यहाँ पे होंगी, वो सारा एनालिसिस अपन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सोचो, अभी जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जब एरिया चेंज होता है तो BLV इंड्यूस्ड EMF आता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये आगे भागेगा तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो कॉइल यहाँ पे बनेगी, एक प्रकार से सर्किट बनेगा, इसका एरिया बढ़ने लगेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा अंदर की दिशा में, तो कॉइल रोने लगेगा, कॉइल बोलेगा कि यार नहीं नहीं इसको कम करो, तो उस चक्कर में ये बाहर एक फील्ड पैदा करने लगेगा जिसके लिए करंट ऐसे घूमने चाहिए, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूमनी चाहिए। तो इस रॉड में अपन बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगी। तो करंट ऐसे फ्लो करने लगी, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगी उसके लिए अपन को ईएमएफ भी तो चाहिए। ईएमएफ अपन ने अभी देखा था बीएलवी होता है, तो उसको आप ऐसे सोच सकते हो कि एक हाइपोथेटिकल बैटरी अपन लगा सकते हैं और जिसका ईएमएफ हो जाएगा बीएलवी, ठीक है। और इस हाइपोथेटिकल बैटरी की वजह से इस सर्किट में करंट चलेगी। तो करंट को आप निकाल सकते हो ओम्स लॉ लगा के, तो वो जाएगी V बाई आर, दैट इज BLV अपॉन रेसिस्टेंस। तो ये करंट हो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन एक पंगा ये है कि यार मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में अपन ने पढ़ा था, अगर एक करंट कैरिंग वायर को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगती है जिसे अपन मैग्नेटिक फोर्स बोलते थे, और उसको निकालते थे IDL क्रॉस B से या फिर IL क्रॉस B से। तो आप देखो कि करंट अगर ऊपर की दिशा में जा रही है तो IDL क्रॉस B, तो पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगने लगेगी। और अगर हम चाहते हैं कि इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जाएं तो उसके लिए यार एक्सटर्नल एक फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अपन बोलेंगे इस पे आगे की तरफ एक F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू F मैग्नेटिक। इससे क्या होगा, फोर्स बैलेंस होगी, इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आने से एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है भाई। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी ILB। तो ये बन जाएगा, आई की वैल्यू BLV बाय आर है, उसको मल्टीप्लाई कराओगे तो फोर्स आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है और इतना ही हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि हम इस वायर को कांस्टेंट स्पीड से चला के लेके जा सकें। अब मुद्दा है, गेम इतने में खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन भी दिखाऊंगा कि कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो यार अपन को ये पता है जो भी पावर होती है, जो भी रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और बॉडी कंटिन्यूसली चले जा रही है, तो मुझे पावर में बात करना पड़ेगा। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो आप dW/dt लिख सकते हो, ठीक है। और छोटे से वर्क को फोर्स डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, सही है, और डिवाइड में dt। और ये जो dx/dt है ये क्या है, ये वेलोसिटी है। तो अपन पावर को फोर्स डॉट वेलोसिटी करके लिख सकते हैं। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसे अपन F.V करके लिख सकते हैं। अब आप देखो ना यार, अपने पास जो मैं फोर्स लगा रहा हूं बाहर से वो है, इसकी वेलोसिटी v जो है वो गिवन है, और फोर्स भी इस तरफ है, वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो F.V अगर मैं करूं तो बेसिकली इसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो पावर जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है यहाँ पे वो हो जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर। अब पंगा ये है कि ये जो एनर्जी हम लगा रहे हैं, जो भी वर्क हम कर रहे हैं, जो भी हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, वो सिस्टम में किस फॉर्म में जा रही है। तो इसमें अब बहुत मजेदार चीज ये है कि जो भी वर्क मैं कर रहा हूं पर यूनिट टाइम, वो यहाँ पे ईएमएफ पैदा करने में जा रही है और वही ईएमएफ की वजह से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरा जो मैकेनिकल वर्क है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल वर्क में जा रहा है सिस्टम में। वो कैसे निकालेंगे, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे इस पूरे सर्किट में कुछ रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो उस रेसिस्टेंस में जो भी पावर डिसिपेट होगी, दैट इज I स्क्वायर R पावर डिसिपेट होगी, वो इसके बराबर अगर आ जाती है तो यहाँ पे देखेंगे मैंने जो एनर्जी लगाई मैकेनिकल फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चली गई। तो देखते हैं इसको करके। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक लिख देते हैं, तो वो I स्क्वायर R होगी।
तो आई अपने पास है बी एल वी बाय आर, तो ये जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू अपन आर करेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस आर से आर कैंसिल हो जा रहा है, और ये कितनी फैसिनेटिंग चीज है कि यहाँ पे हमारा मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। तो ये बहुत शानदार चीज है, मेरे को बड़ा मजा आता है इसको बताने में। तो इस वायर को या इस रॉड को अगर हमें कंटिन्यूअसली चला के लेके जाना है तो हमें कांस्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी, कांस्टेंट पावर इसमें सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि अगर मैं बाहर से फोर्स ना लगाऊं और इस रॉड को कुछ वेलोसिटी देके छोड़ दूं, तो ये रॉड हो सकता है आगे जाके रुक जाए कुछ देरी पे। तो अगला पॉइंट इसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट केस में बोल रहा है द रॉड इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो हमें जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता करना है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि t बराबर 0 को इसको यहाँ से रिलीज किया गया और इनिशियल वेलोसिटी वाज वी नॉट। तो किसी टाइम t पे हमको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ मान लो किसी टाइम t पे ये जो रॉड है यहाँ पहुंच गई होगी और इसकी वेलोसिटी घट के कुछ v हो चुकी होगी, ठीक है, किसी टाइम t की बात चल रही है। अब इस पोजीशन पे अपन जानते हैं यार इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, और ये मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब अपन को ये एनालाइज करना है कि भाई वेलोसिटी समय के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है, राइट। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो सबसे पहली बात कि अगर ये रॉड मूव कर रही है स्पेस में तो ईएमएफ तो आएगी, तो ईएमएफ जो आएगी दैट विल बी बी एल वी ओनली, राइट। इसके बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज, ईएमएफ है तो करंट क्या आएगी, करंट आएगी V बाय आर, दैट इज ईएमएफ दैट इज बी एल वी अपॉन रेसिस्टेंस आर। मेरे पास करंट है तो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स भी तो आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स विल बी आई एल बी, तो आई की वैल्यू बी एल वी बाई आर इंटू आई की जगह अपन ने रख दिया है इंटू एल इंटू बी, ठीक है। आई एल बी हो जाएगी फोर्स, आई की वैल्यू हमने पुट की। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बन जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, यही तो बन जाएगी। अब ये समझो ये जो फोर्स लग रही है ये तो पीछे की तरफ लग रही है, तो ये इस वेलोसिटी को कम करती जाएगी, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, राइट। तो F बराबर m है, यहाँ पे लगा सकते हो आप m इंटू ए। तो m को अगर नीचे फेंकू तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि a इज dv बाई dt, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं dv बाई dt लिखता हूं तो दैट कैन बी रिटन एज b स्क्वायर एल स्क्वायर v बाई m इंटू आर। तो यहाँ पे आप देखो ये जो v रखा है इसको नीचे फेंक देते हैं, dt को ऊपर बुला लेते हैं, तो ये बन गया अपने पास dv अपॉन v इक्वल्स, ये बन गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर, v तो चला गया, अपॉन में m इंटू आर और साथ में आएगा dt। अब यहाँ पे अपन इंटी इंटी करें दोनों तरफ, तो t0 पे वेलोसिटी v नॉट थी, किसी टाइम t पे वेलोसिटी घट के v हो गई। ऑल्सो यहाँ पे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो ये जो dv बाई dt है ना ये नेगेटिव में आना चाहिए रिटार्डेशन की वजह से, तो हम माइनस लगा लेते हैं, सही है। तो इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करें अगर, तो अपन देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्या आएगा, माइनस में एल एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो डिवाइड में चला जाता है अपन को मालूम है, इक्वल्स इधर आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू आर। तो एक काम सबसे पहले आप ये करो, इस माइनस को इधर बुला लो ताकि सारी टर्म एक तरफ ही हो जाए, और यहाँ पे बचेगी लॉग में, तो लॉग का आप एंटी लॉग ले सकते हो, सही है ना। तो एंटी लॉग अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा v अपॉन वी नॉट बराबर e की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू आर, ये सब e की पावर में है। और ये v नॉट को भी अपन ऊपर लेके जा सकते हैं, तो v नॉट को यहाँ से उठा के मैं सीधा यहाँ रख देता हूँ, तो ये हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन निकाल सकते हैं। अब आप अगर इस मोशन को थोड़ा एनालाइज करो कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा है, तो ये e की पावर में t है ना, वो भी माइनस में। तो जैसे जैसे समय की वैल्यू बढ़ेगी तो e की पावर बढ़ेगा पर माइनस में बढ़ेगा, माइनस मतलब 1 अपॉन में बढ़ेगा, तो 1 अपॉन e की पावर बढ़ती जा रही है तो डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। तो अपन को पता है t इनफाइनाइट होने पे वेलोसिटी अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी क्योंकि 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी विल बी जीरो। तो अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो शुरू में वेलोसिटी v नॉट थी जो अपन ने इनिशियली दी थी, और समय के साथ ये वेलोसिटी घटते घटते एसिम्पटोट के जैसा t इनफाइनाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो आई होप ये केस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसी का एक और एडवांस लेवल का केस है जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और उस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको भी देखते हैं।
तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे बोल रखा है कि अगर एक रॉड है, उसकी मास m है, लेंथ l है, अपन को गिवन है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा है और हम इस रॉड को अब की बार F कांस्टेंट फोर्स से हम खींच के लेके जा रहे हैं। तो ये फोर्स कांस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो t बराबर 0 पे इसको रेस्ट से हमने खींचना चालू किया और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रही है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है अपन को। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भाई समय के साथ इसकी वेलोसिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? बोले तो फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वंस अगेन। तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही लग रहा है पहले की तरह, बट ये फोर्स आने की वजह से थोड़ा यहाँ पे पंगा होगा। देखते हैं कैसे करके। तो सोचो किसी टाइम टी पे अगर मैं इसकी पिक्चर सोचूं तो क्या होगा? तो किसी टाइम टी पे इसकी पिक्चर आप सोचोगे तो देखो आगे तो फोर्स लग ही रहा है, कुछ टाइम में इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ जाएगी, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा, उससे वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट। तो किसी टाइम टी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ फोर्स लगती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी और पीछे एक मैग्नेटिक फोर्स भी आएगी, क्योंकि अगर ये रॉड जो है वो मूव करने लगे तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे करंट भी फ्लो कर रही होगी इस तरीके से। कैसे फ्लो कर रही होगी थोड़ा सीखते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा है तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये एरिया बढ़ रहा है जैसे जैसे ये जो रॉड है ये जैसे आगे जा रही है, तो जैसे थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गई तो ये एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ गया। अब फ्लक्स बढ़ गया तो ये कॉइल जो है रोने लग जाएगी। कॉइल बोलेगी नहीं नहीं बढ़ने नहीं दूंगा। तो कॉइल क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ जनरेट करेगी जिससे करंट जनरेट होगी, और वो करंट कुछ ऐसे जनरेट होगी कि इस बढ़ती हुई फ्लक्स को घटाना चाहेगी। तो अंदर की डायरेक्शन में फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो ये घटाना चाहेगा, मतलब बाहर फील्ड पैदा करेगा। तो उसके लिए आउटवर्ड अंगूठा आने के लिए हाथ को एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। तो इस वजह से इस कॉइल में जो करंट है वो एंटी क्लॉक वाइज में इंड्यूस होगी। ये अपन को समझ में आना चाहिए। अब अपन समझते हैं आगे क्या कहानी। अब जब इसमें से कुछ आई करंट सपोज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स IL भी हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले क्योंकि ये आगे भाग रहा है तो मैं किसी भी इंस्टेंट पे लिख सकता हूं आगे की बड़ी फोर्स माइनस पीछे की छोटी फोर्स बराबर ma। तो F माइनस मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी ILB बराबर MA। फिर A को dV/dt वो सब करेंगे, लेकिन इसके लिए अभी हमें I चाहिए। तो I निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? देखो EMF, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी BLV। ये BLV सीख गया हमने एक बार में तो बहुत ज्यादा काम आ रहा है, राइट। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी EMF दैट इज BLV/R। तो मेरे पास करंट आ गई। अब मैं करंट को यहाँ पुटअप करके इक्वेशन बना लेता हूँ एक बार। तो ये बन जाएगा F माइनस ये हो गया B²L²V/R। और राइट साइड में मास को नीचे फेंक दूंगा तो मास यहाँ भी लग जाएगा, मास यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, मैं एलसीएम सेम कराने के लिए यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, तो ये आ गई एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को आप dV/dt लिख सकते हो। अब देखते हैं इसको आगे क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा Fr माइनस B²L²V अपॉन में Mr बराबर dV/dt। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी को एक तरफ लेना है, टाइम को एक तरफ लेना है, तो मैं बोल रहा हूँ ये पूरे में वेलोसिटी, तो उसको पूरे को नीचे फेंकना पड़ेगा और dt को ऊपर बुला लेते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये समझ में आ रही है कि यार डिवाइड में वेलोसिटी बैठा है और ये इंटीग्रेशन तो भाई औकात के बाहर सा लग रहा है अपने को। ठीक है, तो इसके लिए एक जुगाड़ है अपने पास, इसको बोलते हैं मैथ्स में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ जुगाड़ करके बनाता हूँ कि हमसे बनने लग जाए, ऐसा इंटीग्रेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यार, देखो डिवाइड में जो पूरा बैठा है ना दैट इज Fr माइनस B²L²V, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो आप और इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? सपोज मैं x के रिस्पेक्ट में मार रहा हूँ तो ये तो मारा जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। माइनस B²L² कांस्टेंट की तरफ बाहर रहेगा, v को मारोगे तो dV/dx बन जाएगा और x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा। तो यू विल बी लेफ्ट विथ, और यहाँ पे क्या करो आप dx को एक तरफ ले जाओ और B²L² विथ माइनस साइन को भी राइट साइड में ले जाओ, तो आपको देखो dV मिल जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ देखो आपके पास देखो dV है एज अ रिप्लेसमेंट, यहाँ पे dV को हटाओ और इस पूरे को भी आपने x ही माना था तो x से रिप्लेस कराओ, तो ये बन जाएगा। अब देखो अब इसको आप अगर इंटीग्रेट करना चाहोगे तो ये तो भी हो जाएगा, क्यों? dx अपॉन x का इंटीग्रेशन अपन को पता है ln x, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो अपन को ये मिलेगा t अपॉन एम आर बराबर, ये माइनस को मैं लेफ्ट में बुला लेता हूं, 1/B²L² ln x। x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह सारा कुछ रखना पड़ेगा और इसमें लिमिट भी डालनी पड़ेगी। वेलोसिटी शुरू में 0 थी और किसी टाइम t पे वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, यहाँ थोड़ा हौच पौच हो रहा है, मैं इसको नए पेज पे ले लेता हूँ। तो इसके साथ हमको डील करना है, ठीक है।
तो अपन क्या करते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर को ऊपर बुला लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन में आएगी एम इंटू आर। राइट साइड में आपको एल एन मिलेगा, देखो अपर लिमिट डालोगे तो हो जाएगी एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन जीरो डालोगे तो एफ इंटू आर ही बचेगा। सही बात है, तो ऐसा मिल जाएगा। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ, आप क्या करो, एफ आर के नीचे एफ आर चिपकाओ तो ये 1 बन जाएगा, और इसके नीचे एफ आर आ जाएगा, और लॉग का आप एंटी लॉग लोगे तो ये सारा ई की पावर में चढ़ जाएगा, तो इसको चढ़ा दो ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय एम आर बराबर, राइट में बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एफ आर इंटू वी। ठीक है, अब क्या करो, इस पूरे को इधर बुला लो, इस पूरे को इधर बुला लो, ऐसा कुछ मिलेगा। अब इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। तो ऐसा वेलोसिटी का हमको फंक्शन मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये मिलेगी आपको कि जो वेलोसिटी आप देखो, ये जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये वाली टर्म जीरो की तरफ जाएगी, जैसे टी को आप इनफाइनाइट डालोगे तो ये टर्म तो निपट जाएगी, तो ये वेलोसिटी बचेगी। तो इस वेलोसिटी को अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और ऐसा होगा क्यों, देखो हो ऐसे रहा है कि जैसे जैसे ये रॉड आगे जाएगी तो हमारी फोर्स तो भाई कांस्टेंट है, पर पीछे जो मैग्नेटिक फोर्स है ये बढ़ती चली जाएगी। रीजन, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते करंट भी बढ़ने लगेगा क्योंकि ईएमएफ बढ़ेगा, और करंट बढ़ते बढ़ते मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आगे की फोर्स एफ और पीछे की फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगी। तो जब ये फोर्सेस बराबर हो जाएगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, और एक्सेलरेशन अगर जीरो तो वेलोसिटी को कोई बदल ही नहीं पाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी। तो इस वेलोसिटी को अपन नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये बिल्कुल बारिश की बूंदों के जैसा है, जैसे अपन ने फ्लूइड्स में भी पढ़ा था कि अगर आसमान से बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट होती है तो शुरू में उसकी वेलोसिटी होती है जीरो, पर जैसे से नीचे आती है, ग्रेविटी खींच रही है तो एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगी। लेकिन जैसे से वो नीचे आ रहा है, स्टोक्स लॉ के हिसाब से अपन को याद होगा 6 पाई ईटा आर वी के हिसाब से एक ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगती रहती है और बूंद पे नीचे ग्रेविटी फोर्स मतलब mg लगती रहती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब विस्कस फोर्स और mg बराबर हो जाती है, तब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और ये बूंदे एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करती है। और मैंने आपको फ्लूइड्स वाली वीडियो में भी ये चीज सिखाई थी कि किसी भी बूंद की जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ऐसा नहीं कि आसमान से पानी गिर रहा है तो इनफाइनाइट स्पीड पे आके मारने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक कांस्टेंट पीक वेलोसिटी पे आके वेलोसिटी रुक जाती है या स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा बोलना चाहिए। तो अगर मैं वेलोसिटी का यहाँ पे ग्राफ बनाऊं समय के साथ, तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। तो ये बेसिकली एसिम्प्टोटिक सा ग्राफ है। एसिम्प्टोट बोलने का सेंस है कि ये जो लाल वाली लाइन है एक्चुअली में इन्फिनिटी पे जाके कांस्टेंट होती है, मतलब इन्फिनिटी पे जाके ये बैलेंस आउट होती है, इस वैल्यू को रीच करती है, और ये वैल्यू अपनी टर्मिनल वेलोसिटी है। एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज एट t टेंड्स टू इंफिनिटी, तब टर्मिनल वेलोसिटी आती है। तो इसको अपन बताते हैं, ये वाली टर्म को आप जीरो करा दो तो आपके पास बचेगा एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहां से अपन टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसी का एक और वेरिएशन है कैपेसिटर के साथ, फटाफट से उसको भी अपन चेक करते हैं। तो सेम सवाल है, मेरे पास एक रॉड है जिसमें एफ फोर्स लगा के हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, वैल्यू बी दे रखी है। तो क्वेश्चन में अगेन पूछता है यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये अपन को चेकआउट करना है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि यार टी बराबर जीरो पे हमने इस वायर को खींचना शुरू किया, तो किसी टाइम टी पे जो पिक्चर बनेगी, तो ये वायर जो है वी स्पीड अटेन कर लिया किसी टाइम टी पे, इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमने लगेगी पहले की ही तरह। यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटेंस सी दे रखा है। तो एक चीज अपन की समझनी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट तो हो सकता चल रहा हो सकता ना चल रहा हो, लेकिन जो मेन चीज है ईएमएफ वो तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो तार है ये अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से तो क्रॉस हो ही रही है। तो करंट फ्लो हो ना हो, ईएमएफ जरूर जनरेट होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब ये नहीं कि करंट फ्लो ही करे, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, अपन ने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात की है। तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, अब कितनी है पता नहीं, बात करते हैं उस पर, लेकिन उसके पहले ईएमएफ लिखते हैं। तो ईएमएफ को अगर मैं लिखूं तो ईएमएफ कैन बी रिटन एज अगेन बी एल वी। अब करंट को आप V बाय आर दैट इज ईएमएफ अपॉन आर नहीं लिख पाओगे, कारण ये है कि ये रेसिस्टेंस ही नहीं दिया क्वेश्चन में। तो कैसे लिखेंगे, तो आप समझो जो भी करंट फ्लो हो रही होगी, जो भी करंट फ्लो हो रही होगी, वो करंट जाके इन कैपेसिटर में भरा रही होगी। तो अपन बोलेंगे कैपेसिटर पे किसी टाइम पे यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे माइनस Q चार्ज होगा। तो करंट कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी, जिस रेट से कैपेसिटर की टंकी भर रही होगी। राइट, अब आप सोचो Q बराबर CV तो कभी भी आप लिख सकते हो ना यार। तो अपन लिख सकते हैं Q बराबर CV। अच्छा, V की जगह मैं EMF लिखूंगा, तो C इंटू ई एम एफ दैट इज BLV। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो करंट आनी चाहिए,
तो करंट कैन बी रिटन एज dq/dt और वो हो जाएगा CBL, V का डिफरेंशिएशन विल बी dv/dt मतलब एक्सेलरेशन। अब पॉइंट ये एक्सेलरेशन कैसे निकाले समझेंगे। जब ये वायर आगे जा रही होगी तो इस पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगेगा, तो अपन बोलते हैं यार मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पीछे लग रहा है, तो फिर से अपन वैसे ही लिखेंगे, जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगी वो ILB होगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूं आगे बड़ी फोर्स माइनस पीछे छोटी फोर्स बराबर MA। मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी ILB, I को लिख देंगे CBL इंटू A, इंटू में ILB, तो L का भी स्क्वायर हो जाएगा, B का भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर MA। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक तरफ ले लो तो ये जाएगा फोर्स बराबर मास प्लस CB² L² A कॉमन। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई फोर्स डिवाइडेड बाय M प्लस CB²L²। अब इसको देख के सबसे पहली चीज जो आपके मन में क्लिक करनी चाहिए कि महाराज फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, CBL सब कांस्टेंट है, तो यार एक्सेलरेशन ही तो कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं अब, राइट। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि यार एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम v निकाल सकते हैं। तो किसी t टाइम पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u प्लस at। तो मैं लिखूंगा v बराबर इनिशियली u0 प्लस एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन, तो फाइनली हमको ये वेलोसिटी मिल जाती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आप देखो, यहाँ पे सिर्फ t है, मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t, तो y बराबर mx टाइप की इक्वेशन लग रही है ये तो अपन जानते हैं जब भी इस टाइप की इक्वेशन होती है और अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिल जाएगा। और कोई हमसे अगर इसका स्लोप पूछ ले, मान लो tan थीटा पूछ लेगा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा ये पार्टी तो है अपना स्लोप, है ना, ये y, ये m, ये x, है ना, स्लोप ये हो गया। तो फोर्स अपॉन m प्लस CB²L² विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो इस केस में आप देख सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, वेयर एज पिछले केस में एक एसिम्प्टोटिक कर्व ऐसा बना था, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे।